हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग यूपीएस असिस्टेंट टीचर में घटना चक्र प्रैक्टिस पेपर करेंगे सेट 15। ठीक है, ये कंपलसरी जीके पेपर है और सेट 15 है इसका। तो फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था, मतलब हाथ से किसने लिखा था। क्योंकि देखिए उसकी जो फर्स्ट कॉपी होगी वो तो किसी न किसी हाथ से लिखी हुई होगी ना, तो वो था प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। और ये किस घराने से थे ये भी पूछा जाता है, तो ये शांति निकेतन घराने से थे। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको मिलेगी बंगाल में देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये दामोदर रिवर के पास में, यहाँ पर दामोदर रिवर है और दामोदर रिवर के पास में ये वाला एरिया कोल माइन के लिए फेमस है, बहुत ही फेमस है। तो इस पर काफ़ी सारा हमने डिस्कशन ऑलरेडी प्रीवियस पेपर्स में कर लिया है, तो इसको यहाँ पे हम फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो एमपी की भीमबेटका ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है। और ये कहाँ, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो एमपी में ये रायसेन में है, एमपी के रायसेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए हर प्रैक्टिस पेपर में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर में एक क्वेश्चन बुद्धिज़्म से ज़रूर होता है, एग्ज़ाम में भी होता है। तो ये हुआ था सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये वैशाली में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था। इसमें कौन संगीत के विरुद्ध था, तो ये आपका था नक्शबंदिया। नक्शबंदिया जो सिलसिला था, सूफिज़्म की अगर हम बात करें तो ये उनके सारे सिलसिले हैं, चिश्तिया, कादरिया, सुहरावर्दिया और नक्शबंदिया। तो नक्शबंदिया में ये तो था, ये म्यूज़िक के अगेंस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी। तो ये गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा ज़मीन दी थी, जिस पे आपका अमृतसर शहर बना था और वहाँ पर एक नेचुरल पॉन्ड भी था, तालाब भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है। तो राष्ट्रवाद का जनक इसमें से कोई नहीं है, वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को। तो उनको काफ़ी सारे उनको नाम दिए गए थे, टाइटल मिले थे। एक था आधुनिक भारत के पिता, ये भी कहा जाता था, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी हैं। और एक तरीके से जो पास्ट और आने वाला जो फ्यूचर था उसके बीच की कड़ी भी उनको माना जाता था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो मॉडर्नाइज कर रहे थे उसको, उसमें चेंजेस ला रहे थे, रिफॉर्म्स कर रहे थे। जो हमारा कल्चर है, हमारा रिलीजन है, उसमें जो थोड़ी सी जैसे सती प्रैक्टिस है तो उसको हटाना, ये सारे जो चीज़ें हैं इनको वो रिमूव करके उसको रिफॉर्म कर रहे थे एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई, एचआरए की स्थापना की गई थी कानपुर में। ठीक है, और इसका बाद में नाम चेंज हो जाता है एचएसआरए। ये कौन करता है, देखिए एचआरए, इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। एचआरए किसने बनाई थी, ये सचिंद्र सान्याल ने बनाई थी। ठीक है, सचिंद्र सान्याल ने बनाई थी उसके कानपुर में। उसके बाद इसका नाम बदलकर एचएसआरए रख दिया जाता है। ये कौन रखता है, ये चंद्रशेखर आज़ाद रखते हैं। कहाँ रखते हैं, दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पुट अप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था। चंपारण कृषि जांच समिति, इसमें देखे FG स्लाइड थे, डीजे रीड थे, महात्मा गांधी थे, अनुग्रह नारायण नहीं थे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। महान प्रहरी रविंद्रनाथ टैगोर को किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। देखो एक तो पहले आपका संविधान को लेकर फर्स्ट क्वेश्चन था कि वो किसने हाथ से लिखा था उसको, तो वो हो गया। और सेकंड ये है कि संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी थोड़ा सा सही लगे इसलिए थोड़ा सा हम टर्म्स बीच में इंग्लिश के भी यूज़ करते हैं, सिर्फ हिंदी लेकर नहीं चल सकते ना। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ये कौन थे, ये थे BN राव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन और रॉन्ग दिया है, 7 दो जगह दिया है, 8 है। देखिए भीमराव अंबेडकर को अगर काउंट करेंगे तो 8 होंगे और इनके अलावा अगर पूछा जाए तो 7 होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर समेत 8 थे टोटल मेंबर संविधान ये जो प्रारूप समिति आपकी बनी थी, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। प्रिएम्बल में जो अमेंडमेंट लाया गया था वो किस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, तो वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस अमेंडमेंट में बहुत सारे किए गए थे, बहुत मतलब टीपीएसपी आपका कुछ भी बचा नहीं था, प्रिएम्बल, डीपीएसपी, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था। तो देखिए डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो बाद में जोड़ा गया, यानी कि अमेंडमेंट से जोड़ा गया, तो मुफ्त कानूनी सलाह यानी कि फ्री लीगल एडवाइस, ये जो है ये आपका 39A बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो ज्वाइंट सिटिंग की हम जब बात करते हैं तो ज्वाइंट सिटिंग होती है 108 आर्टिकल में आती है, और ये कौन बुलाता है, ये बुलाता है आपका भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू नहीं संपादित किया जाता है। तो देखिए लोकसभा का होता है, राज्यसभा का होता है, राष्ट्रपति का होता है, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट का नहीं होता है, लोकल बॉडीज़ का नहीं होता है। ठीक है, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन कमीशन के थ्रू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा भारत का अब कौन है, तो वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधानेतर अधिकार का अर्थ है। संविधानेतर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो नहीं होता है, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, मतलब कि इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पावर इसको नहीं मिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। देखिए जब आपके पोर्ट्स आते हैं, मेजर पोर्ट्स आते हैं, उसमें जो चेन्नई है वहाँ से आपका औसत एवरेज जो होता है ये समुद्र तल नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी देखिए बंदरपूंछ इसका उद्गम स्थान है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, और बंदरपूंछ ये क्या है, एक चोटी है, यहाँ के पास से ये यमुना नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, तो ये बस्तर में है। बस्तर आपका कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में चित्रकूट जलप्रपात है, और ये किस रिवर पे है, तो ये इंद्रावती रिवर पे है, इंद्रावती रिवर पे। देखिए कुछ लूसेंट की जो टेबल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उसमें से जो बहुत लॉन्ग टेबल हैं जिन जल्दी याद नहीं कर सकते, तो उसको तो हम उसमें से जो मैक्सिमम चीज़ें पूछी जाती हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाती हैं, उनको हम हैंड रिटन से मीडिया में पिक में टेलीग्राम में आपको हम सेंड कर देते हैं। मुस्तकिल हम सेंड कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, आपको लूसेंट की टेबल सारी मिल जाएंगी, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इको सबकी। इको का देखिए रिसेंट डेटा अभी हम पूरा तैयार कर रहे हैं, जैसे वो कंप्लीट हो जाता है उस सेंड कर देंगे। ठीक है, उस स्टैटिक पोर्शन की है वो सारी आपकी कंप्लीट होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था। देखिए फर्स्ट जो सूती वस्त्र का कारखाना हुआ था वो वेस्ट बंगाल में हुआ था, फोर्ट ग्लास्टर में। कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं रहा था, इसलिए वेस्ट बंगाल याद नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल में भार होगा। देखिए यहाँ पे आपका लगेगा आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल लगेगा। आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो वेट आपका गुब्बारे समेत जो जल में डाला गया उसका जो वेट होगा, इतना ही वेट क्या होगा उससे तो वेट की वजह से नीचे जा रहा होगा, उतना ही आपका उत्प्लावन बल लग रहा होगा। उत्प्लावन बल आपका लग रहा होगा इसे ऊपर करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जल में इसका भार, तो वो एक दूसरे को दोनों वेट कैंसिल करके ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का जल में भार क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना उस बॉडी का वेट होगा उतना ही ज़्यादा फ्लोटिंग उसके दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, तो ये साइंस में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण
पर आधारित युक्ति है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड कौन सी इसमें से युक्ति है? तो एमीटर है, यानी कि जो करंट मेजर करती है, धारा मापी। वोल्ट मीटर है जो वोल्टेज बताती है। पास्कल तो आपका प्रेशर का यूनिट होता है। डायनमो है, तो यहाँ पर डायनमो बिल्कुल सही है। डायनमो क्या करता है? डायनमो जो होता है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा, डायनमो जो होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को आपका विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। और इसकी ऑपोजिट कौन होता है? आपका विद्युत मोटर होता है। ठीक है, मोटर जो आपका होता है इलेक्ट्रिक मोटर, वो आपका जस्ट अपोजिट होता है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तभी तो पानी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वाटर ऊपर जाकर हमारी टंकी फुल कर देता है। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल को कहा जाता है D2O। इसका फॉर्मूला होता है भारी जल D2O। हैवी वाटर इसका कहाँ पे यूज़ होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? देखिए, अभी हमने प्रीवियस पेपर में इसको बताया था कि अगर पूछा जाए कभी भी हार्डेस्ट सब्सटेंस आपके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कौन सा होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस, तो वो होता है इनेमल। ठीक है, इनेमल होता है। और ये कहाँ पर होता है? ये आपके दांत जो टीथ होती है उसके ऊपरी बाहरी लेयर पे होता है, यानी कि दंत वल्क जिसे कहते हैं। दंत वल्क ही सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। और ये धीरे धीरे जो होता है, ये जैसे प्रॉपर अगर आपके टीथ को प्रॉपर आपके न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर सफाई नहीं हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, फ्लोराइड ज़्यादा आपको पानी में आ रहा है, तो आपके क्या होता है, ये धीरे धीरे ये इरोजन शुरू हो जाता है इनामल का। और आपको क्या होता है, दांतों में पानी लगने लगता है। तो पानी पीने से पानी जब लगने लगे तो समझ लीजिए वहाँ पर क्या हो रहा है, इनामल जो हो रही है वो धीरे धीरे हट रही है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए, चेक करवाना चाहिए कि पानी में क्या फ्लोराइड आयंस ज़्यादा आ रहे हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? लोहे की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त छीड़ता। ठीक है, अगर हम इससे विटामिन के फॉर्म में बात करें तो विटामिन के। ठीक है, विटामिन के आपका आ जाएगा, जिसकी कमी से आपको क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। यह आपका स्थापित किया गया था 2003, तो सब में सेम है, चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखिए, अर्थ समिट जो हुई थी, अर्थ समिट ये आपकी रियो में हुई थी। रियो डी जेनेरियो का नाम सुना होगा आपने, जो कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। यहाँ पर अर्थ समिट आपकी फर्स्ट हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? यानी कि जो इकोनॉमिक जो पूरा आपका प्रोसेस चलता है, इकोनॉमी चलती है, उसमें समावेशन की प्रक्रिया जो है, यानी कि उसमें इंक्लूड होने की जो प्रक्रिया है, उसमें रुकावट पैदा करता है, बाधक है। ठीक है, तो इसमें कौन सी है? निम्न आय है, निरक्षरता यानी कि कम अगर इनकम हो आपके पास, निरक्षरता हो यानी कि इलिटरेसी हो, बैंक शाखाओं का अभाव हो यानी कि बैंक ब्रांचेस क्या हो? कम हो। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी कहीं ना कहीं आपको फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट में रुकावट पैदा करेंगी। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अगर इलिटरेसी होगी तो आप प्रॉपर समझ ही नहीं पाएंगे कि ये किस तरह से हमें कितना कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये आप नहीं समझ पाएंगे। या फिर बैंक ब्रांचेस कम होंगे, आपके पास रिसोर्सेस ही नहीं होंगे, या फिर आपके पास पैसा नहीं होगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो इसमें आपका देखिए IRDP भी था, ट्राइसम भी है और NREP भी है। तो ये सारे ही हैं, उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। IRDP का यहाँ पे फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ट्राइसम का आपका फुल फॉर्म है, देखिए इनका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। और NREP का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये आपका फुल फॉर्म है। तो ये तीनों ही आपके गरीबी दूर करने के प्रोग्राम्स हैं गाँव में, ग्रामीण। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है?
पिछले प्रीवियस सेट में हमने बताया था कि जनसंख्या ज़्यादा होना कम होना और जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होना कम होना में दोनों में डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस है कि जितना एरिया वाइज अगर हम बात कर लेते हैं, एरिया वाइज पॉपुलेशन और सिर्फ पॉपुलेशन, तो ये डिफरेंस है। अगर एरिया भी आ गया इसमें इंक्लूड किया है कहीं ना कहीं, तो वो घनत्व की बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये घनत्व पूछा है, सिर्फ जनसंख्या पूछा है। तो इससे मैक्सिमम जो है आपका वो है 5 स्टेट हैं आपके। फर्स्ट नंबर पे तो बिहार ही है, ठीक है। जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार है। फिर सेकंड नंबर पे आपका आएगा वेस्ट बंगाल, और फिर थर्ड नंबर पे आपका आएगा केरला, और फोर्थ नंबर पे आपका आएगा थर्ड नंबर पे आपका केरला, फोर्थ नंबर पे आपका यूपी, और फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा हरियाणा, ठीक है। 5 याद होने चाहिए आपको, किसी भी चीज़ के 5 याद होने चाहिए। तो इंटरनेशनली अगर कभी बात करें किसी भी डेटा में, तो उसमें 3 याद रखिएगा, और नेशनल अगर लेवल पे बात करा जाए तो वहाँ पे 5 याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया, फर्स्ट नंबर पे बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या, अब देखिए क्या कह रहा है, सिर्फ जनसंख्या बोला है, तो यहाँ पर आपका डेटा चेंज हो जाएगा। सिर्फ जनसंख्या की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आपका यूपी है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। फर्स्ट नंबर पे यूपी है, सेकंड पे आपका महाराष्ट्र है। पूरा डेटा आपका चेंज हो रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। थर्ड नंबर पे आपका बिहार आ जाता है, थर्ड नंबर पे बिहार है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है, तो यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको भी हम पिक जो है सेंड कर देंगे आपके टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस पर देखें, कन्नौज इत्र तेल बिल्कुल सही है, इसके लिए फेमस है। मिर्ज़ापुर के कालीन फेमस है। मुरादाबाद के पीतल के बर्तन फेमस हैं। आगरा का चाकू कैंची ये गलत है। चाकू कैंची जो आपका ये अलीगढ़ का फेमस है। अलीगढ़ के ताले, ठीक है, अलीगढ़ के ताले और चाकू कैंची ये सब फेमस है। क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी, यानी कि इनकम टैक्स किसने स्टार्ट किया था, ये था आपका जेम्स विल्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इस टाइप से, ठीक है, ये जो होता है, और इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर ये रेस्पायरेशन होता है, और पूरा रेस्पायरेशन के बाद जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और जब हमें ज़रूरत होती है तो यहाँ से ये टूट के हमें मिलती है, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक मल्टीपर्पज़ जो आपका ये प्रोग्राम है, प्लांट है पूरा, तो ये आपका कहाँ पर है, सिंगरौली, ये आपका यूपी में है। यूपी में कहाँ पर है, सोनभद्र में है, ठीक है, सोनभद्र में। तो यूपी स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये रिपब्लिक डे से 2 डेज पहले 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा कौन आसियान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। केंद्र सरकार के थ्रू आसियान में अगले यानी कि नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त हुए हैं वो हैं जयंत एन खोब्रागड़े, ठीक है, नाम थोड़ा सा टफ है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया सहयोग का वार्ता की 17th मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप, देखिए वर्चुअल तो समिट्स हो रही हैं क्योंकि कोरोना की वजह से वर्चुअली हो रही हैं सारी, तो ये याद रखिएगा कहाँ पर हो रही, कौन मेज़बानी कर रहा है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एशिया सहयोग की वार्ता 17th नंबर की है, और ये कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 21 जनवरी को हुई थी, ठीक है। और तो इसकी मेज़बानी किसने की थी, टर्की ने की थी, टर्की ने इस बार इसकी मेज़बानी की थी एशियन समिट की, ठीक है, 17th नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के थ्रू संयुक्त रूप से कोलैब कैट सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया गया है। आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने क्वेश्चन में दे दी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलैब कैट जो है वो कौन कौन ज्वाइंट होकर सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है किसने, तो एनआईसी यानी कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर और सीबीएसई के थ्रू कोलैब कैट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। कब किया गया है, ये आपका 14 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं
चांदमल कुमावत, ठीक है। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। देखिए पीएम मोदी पे जितनी भी बुक्स हैं तो उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा लिस्ट, क्योंकि वो पूछी जा सकती हैं। चांदमल कुमावत। और अभी हम क्या करेंगे कि 2020 के जितने भी वीडियोस हैं आपके बुक्स, अवार्ड्स, ऑनर, सबमिट्स, इन सबको हम 21 के लिए अपडेट कर देंगे एग्ज़ाम से पहले पहले, ठीक है। तो उन्हें एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किए गए रिमोट सेंसिंग उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस उपग्रह का नाम याओगन 33 है। इसे लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है। ये लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की 357th उड़ान है। तो ये इसमें तीनों ही सही हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, उपग्रह का नाम क्या है, याओगन 33, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से रिलेटेड है। लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है और ये 357th उड़ान है लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमकाय बौना। तो प्रतिभाशाली क्या होगी, ये अपोजिट इन्होंने यहाँ पे लिया है, तो प्रतिभाशाली क्या होगा, जड़मती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्डर, BOULDER ये लिखा जाता है, ELK को उसी कोड में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए BZ है, -2 है, OM है, -2 है, -2 यहाँ पे लिया, RP -2 है, तो E आपका हो जाएगा C का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड, इसमें चूज करना है। टीचर दिया है, जस्टिस दिया है, आपका रसोइया दिया है और वकील दिया है। तो इसमें आपका भिन्न हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, सबकी पोस्ट दी हुई है, लेकिन जस्टिस तो न्याय तो अलग चीज़ हो गई यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुडे का कोड UQ है, बिफोर का कोड क्या होगा, तो देख लेते हैं TU, और +1 है, OQ, +2 है, फिर DE +1 है, AC तो +1 +2 ऑल्टरनेट यहाँ पर है, +1 +2 का। देख लेते हैं B का +1 C यहाँ पर 3 ऑप्शन है। उसके बाद E का आपका +2 G आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर C इज राइट, ठीक है। CGGQFG यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था, उसी वर्ष में जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। देखिए अगर सेम ईयर है तो ये तो हमें पता होता है कि सेम ईयर में +1 ऐड नहीं करते हम डेज के अकॉर्डिंग। तो अगर फ्राइडे आपका 16 को पड़ रहा है तो ये डेट पूछ रहे हैं, और फ्राइडे के लिए हमें क्या करना होगा, +7 करते जाना होगा। तो +7 एक बार हम +7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। फिर +7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। और जून जो होता है 30 का होता है, ठीक है। तो फ्राइडे और क्या कह रहे हैं, ये जुलाई में पूछा है, तो पहला जुलाई में हमें जाना है कि फिर से +7 करेंगे, तो यानी कि 7 जुलाई को ही आपका क्या होगा, फ्राइडे पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन, विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो साइंस के टीचर होते हैं वो प्लास्टिक के थैले यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्लास्टिक के थैलों का यूज़ कुछ इंजीनियर द्वारा नहीं किया जाता। ये कह रहे हैं प्लास्टिक के थैले जो हैं वो साइंस के टीचर नहीं करते और कुछ इंजीनियर के थ्रू नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये सब जो बारीकियाँ होती हैं इन्हें अंडरलाइन कर लिया कीजिए। अब इनका कंक्लूजन क्या कह रहा है, विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं। तो इस स्टेटमेंट से ऐसा कुछ नहीं पता लग रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड है सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते। देखिए इन्होंने यहाँ पर कुछ इंजीनियर क्या, हमने कहा था कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन्हें अंडरलाइन किया लिया कीजिए। कुछ इंजीनियर बोला है, सारे इंजीनियर नहीं बोला है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने सभी लगाकर इस स्टेटमेंट को भी रॉन्ग कर दिया, यानी कि ना ही निष्कर्ष 1 है ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 Feb 2021 को किसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इनके हैं नागोजी ओकोंजो-इवेला, ठीक है। नागोजी ओकोंजो-इवेला, थोड़े से नाम थोड़े से टफ है, कोशिश कीजिएगा याद करने की। करंट के क्वेश्चन है, ये सारे पूछे भी जाते हैं। अपॉइंटमेंट्स का है तो अपॉइंटमेंट्स का भी हम उसमें वीडियो रखते हैं, तो उसको 21 के लिए अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सेशन 50 क्वेश्चंस फिनिश हो रहे हैं। इसके बाद आपके बस SST और GK के ही सीरीज़ बचे। मैथ्स हम कंप्लीट करवा चुके हैं, और मैथ्स का लेवल की अगर आप लोग बात करेंगे तो देखिए मॉडरेट लेवल रहेगा, पेपर का लेवल मॉडरेट रहेगा, लेकिन अगर टफ करेंगे तो कुछ टॉपिक जो हैं उनसे 1-2 क्वेश्चन जो हैं होंगे वो टफ करेंगे, और उन 1-2 क्वेश्चन में आपका चांसेस रहेगा प्रॉफिट लॉस टफ कर दें,
ठीक है, CISI को टफ कर दें या फिर ट्रिग्नो का कुछ थोड़ा सा लेंदी कर दें, ट्रिग्नो का क्वेश्चन कोई लेंदी कर दें। ठीक है, तो ये 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो टफ होंगे, बाकी सब मॉडरेट और इजी होंगे, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो कट ऑफ भी हाई जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा टफ नहीं होगा पेपर, लेकिन हाँ एकदम श्योरिटी से भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम पेपर हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच।